असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो दोनों में अंतर क्या है? आपकी जो ऑपरेटर वाली जॉब है उसकी जैसे छुट्टी है, टाइम टेबल है, ये क्या है और उसका क्या है, तो ड्यूटी क्या है? उसमें समकक्ष का भी कहीं पे नाम नहीं है, इसलिए इसके अगर कोई ट्रेड है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कोई फॉर्म फिल किया है तो उस फॉर्म की जो कॉपी है वो हमारे पास में जरूर होनी चाहिए। इतने बच्चे पास होते तो कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रमोशन ही जो है वो जेई के लिए होगी, उसकी जो सनद मिलती है वो भी चाहिए होगी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूं इकरार भाई के पास और इनके बारे में आप जानते होंगे, मैं पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर है और यहीं पे इनकी जॉब चली है, तो इनके पास मैं खुद यहाँ पे चल के आया हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो इकरार भाई कैसे हो? बस ठीक ठाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास दोबारा आए। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इस समय असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी चल रही है, चाह रहा हूँ कि उस वैकेंसी के बारे में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो वैकेंसी की प्रक्रिया होगी, वो आप बता दो, तो जिससे जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है वो जान पाए। मतलब काफ़ी कमेंट भी आया था आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट मैंने भी देखे हैं उसके अंदर। तो पहले तो थोड़ा अपने बारे में बता दो जरा इस वीडियो में। हाँ, मैं इकरार हुसैन, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, और मेरी जो पोस्टिंग है वो मुरादाबाद के अंदर है। फिलहाल में जो मैंने पोस्टिंग अपनी ले रखी है, जो मैंने ट्रांसफर कराया है वो बिलारी तहसील के लिए कराया है। तो ये बताओ इकरार भाई, ये वैकेंसी है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन जी, और आपकी वैकेंसी थी ट्यूबवेल ऑपरेटर, तो दोनों में अंतर क्या है ये बताओ थोड़ा। हमारा जो काम होता है वो हमारा काम है मेन काम फील्ड का। जैसे गाँव के अंदर जो है सिंचाई के लिए सरकारी नलकूप होते हैं। हाँ। तो किसानों को पानी देना, बंटवारा करना, ठीक, और उनके विवाद से बचना, उनमें आपस में विवाद ना हो, सभी को पानी मिले, सभी को सिंचाई हो, ठीक। और इसका जो काम होता है वो मेन होता है, जैसे हमारा नया नलकूप लगा तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसका बोरिंग होना है, उसके अंदर मोटर पड़नी है, जितनी भी प्रक्रिया है उसके अंदर वो बोरिंग टेक्नीशियन के अंदर आती है। अच्छा। तो हमारा जो आता है वो हमारा सिंचाई में आता है। बोरिंग टेक्नीशियन जो आता है वो 90% आपका सिविल में जाता है, यानी निर्माण खंड में जाता है, सिविल में। अच्छा जी। आपकी जो ऑपरेटर वाली जॉब है उसकी जैसे छुट्टी है, टाइम टेबल है, ये क्या है और उसका क्या है, तो ड्यूटी क्या रहेगी? क्या उसके अंदर जो है, जैसे हमारी है जॉब हमारी फील्ड की, हमको ऑफिस से जाना नहीं है जब तक कि कोई अर्जेंट कॉल ना आए या स्पेशली कॉल ना आए। लेकिन इसके अंदर ज्यादातर जो काम रहेगा वो आपको ऑफिस में जाने का रहेगा, ऑफिस वर्क वाला। जी, ऑफिस में करना कुछ नहीं, आपको खाली बैठना है, लेकिन जब आपको कोई वर्क दिया जाएगा तभी आपको वर्क करना है। बाकी आपको ऑफिस में जा करके बस मौजूद रहना है, बाकी करना कुछ नहीं है। इसके अंदर नहीं, काफी कंफ्यूजन ये भी है कुछ लोगों में कि हमें, जैसे हम टेक्नीशियन के लिए लग रहे हैं तो हमें ये जो खराब बोरिंग वगैरह हो जाते हैं इसको ठीक करना है, ये सोच है। नहीं, ये मैंने कुछ सोचा है। ऐसा होता है सिंचाई विभाग में, इसके लिए एक स्पेशल वैकेंसी आती है नलकूप मिस्त्री नाम से, उसको सेक्शन मिस्त्री भी कहते हैं। तो नलकूप को ठीक करने का काम, उसको जैसे पुराना हो जाता है उसको उखाड़ने का काम नलकूप मिस्त्री करता है। बोरिंग टेक्नीशियन का काम जो है वो नए नलकूप को चालू करके देना है। तो वो आपके ऊपर रहते हैं या फिर उनका मतलब ये कहा जाए कि वो हमारी चैन में ही होते हैं? चैन में ही होते हैं। उनका जो है वो थोड़ा वर्क अलग हो जाता है, आपका वर्क अलग हो जाता है। अच्छा, ये बताएं, ये जो वैकेंसी चल रही है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, तो ये 486 पदों पर वैकेंसी आई थी और इसमें 2832 लगभग बच्चे पास किए, लगभग 5.8 यानी 6 गुना बच्चे पास किए। तो इसमें अब जो रिटन एग्जाम हो गया है, 54 पे वैकेंसी कट ऑफ लगी है जनरल ओबीसी, ठीक है। तो अब इसमें जो इतने बच्चे पास किए हैं, तो अब आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसे क्या रहेगा, कट ऑफ बढ़ेगी या फिर डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, पूरा एक बार बता दो आप। हाँ, इसका जो मेन काम है, सबसे मेन था आपका एग्जाम हो गया और उसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 53 बच्चों के लिए बुलाया गया है और 54 पे उसकी जो है कट ऑफ। उसके बाद में अब जो मेन काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। जितने बच्चे पास किए गए हैं सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको जो है जो मिनिमम योग्यता रहती है, जैसे हाई स्कूल है हमारा प्लस ITI, तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको 100% दिखानी है। उसके साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 3 या 4 चीज़ें आपकी जो है कंपलसरी रहेंगी। उसके अलावा अगर आपने कुछ कर रखा है, जैसे टेक्निकल में पॉलिटेक्निक कर रखा है किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी है तो उसका इतना रोल नहीं है, इतना रोल नहीं है। आपको मिनिमम योग्यता होना जरूरी है। हाई स्कूल और आपका सबसे मेन जो चीज रहेगा वो रहेगा हाई स्कूल प्लस ITI। और ITI में जो है आपको एक चीज और बताऊं मैं कि उसके अंदर विभाग ने पहले ही क्लियर कर रखा है कि आपको मात्र 4 ट्रेड ही चाहिए होंगे। 4 ट्रेड कौन सी? एक बार सबसे पहले आपको जो है वो मशीनिस्ट है, और दूसरे नंबर पे आपकी फिटर है, तीसरे नंबर पे आपकी टर्नर है, और चौथे नंबर पे आपकी जो है वायरमैन है। इन 4 ट्रेड के अगर आपका कोई है तो आपका जो परसेंट है
सिलेक्शन का वो 0 है, बाहर कर देंगे, बिल्कुल बाहर कर दिया नोटिफिकेशन दिया जाएगा। है। बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने चारों ट्रेडें क्लियर कर रखी हैं, उसमें समकक्ष का भी कहीं पे नाम नहीं है, इसलिए इसके अदर अगर कोई ट्रेड है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, इसके अलावा और कोई चीज़ है जो डॉक्यूमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगा, आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट? हाँ, उस टाइम के लिए एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है, जैसे हमने कोई फॉर्म फिल किया है तो उस फॉर्म की जो कॉपी है वो हमारे पास में जरूर होनी चाहिए। फीस रसीद थी, उसकी कॉपी वगैरह मांगी गई थी, तो जिस पे थी उसने भर दिया, लेकिन जिस पे नहीं थी तो उनको थोड़ा सा एक फॉर्म भरना पड़ा, अलग से प्रार्थना पत्र होता है वो भरना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा सा जरूरी टाइप में आप मान सकते हैं उसको कि वो हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो इसलिए आपने जो फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी या उसका ओरिजिनल प्रिंट जरूर लेकर के जाए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हो जाएगा, उसके बाद में सीधा फाइनल कट ऑफ लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल कट ऑफ है। तो ये 6 गुना बच्चे पास किए, तो लगभग आप कट ऑफ पे कितना असर पड़ेगा, कितने बच्चे बाहर हो सकते हैं आपके साथ, तो जो आपके समय पे हुआ था थोड़ा इस बारे में? फिलहाल में ऐसा है कि इसमें जो है हमारे साथ के काफी लोगों ने भी डाल रखा है, उन्होंने क्लियर भी कर रखा है, लेकिन उनकी जो ट्रेड है वो इन चारों से अलग है। तो एक ऐसा होता है कि वैकेंसी आती है, भाई मैं एग्जाम देने के लिए जो देख लूँ, डाल दूं फॉर्म, फॉर्म डालने में क्या जा रहा है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों की जो सोच होती है। और इसी तरीके से इसके अंदर भी हुआ है। इसमें ITI जिसके पास से सभी लोगों ने डाल रखा है, मेरे पास में कोई ITI है, मैंने डाल दिया, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी एग्जाम तो दे लें, पास तो हो जाएं, इस तरीके से रहता है। तो कम से कम मैं मानता हूँ कि 50% लोग जो है वो ट्रेड में बाहर आने कंपलसरी हैं, 50%। यानी कि आप मान लीजिए जैसे 3200 बच्चे हैं तो उसमें 1600 बच्चे तो आप ऐसे मान लीजिए कि ट्रेड से ही बाहर हो जाएंगे। कितने बच्चे पास होते तो कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा? कट ऑफ पे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 या 2 नंबर का अंतर ऐसे मान लीजिए, कुछ बच्चे बाहर होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि पॉइंटों में भी जो है काफी सारे बच्चे निकल जाते हैं, काफी सारे बच्चे आ जाते हैं। सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, काफी जगह हो चुका उनका कभी SI में किसी और चीज में, तो वो नहीं जाएंगे, तो मतलब 1 गुना बच्चे तो इधर उधर हो ही जाएंगे। एक बार बता दो डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या? हाँ, सबसे पहले नंबर पे आपको हाई स्कूल चाहिए होगा। हाँ। उसके बाद में ITI की मार्कशीट की फोटोकॉपी चाहिए होगी, प्लस उसकी जो सनद मिलती है वो भी चाहिए होगी। वो जरूरी, अगर वो ना हो तो? नहीं, सनद बिल्कुल जरूरी होती है, और अगर आपके पास में नहीं है तो आपको जो है एक प्रार्थना पत्र भर करके देना पड़ेगा कि मैं इतने दिन में या 10 दिन में, 15 दिन में, 2 दिन में दे दूंगा। इसके अलावा फिर? इसके अलावा जो है आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, आधार कार्ड वगैरह लगा था? हाँ, आधार कार्ड भी आपका लगेगा, वहाँ पे पैन कार्ड वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आपको फोटो कम से कम 2 से 4 फोटो जरूरी है। अच्छा, और उसके सेट फोटो कॉपी? हाँ, इसके सेट आपको 2 जमा करने होंगे, आपको 2 सेट बना करके रखने हैं। 3 सेट आप करा लेना, कम से कम 30 सेट बना के रखें। अपने जो एडमिट कार्ड है उसकी भी कॉपी करा के लेकर के जाना। एडमिट कार्ड की आपकी कॉपी तो लगनी है, और आपको जो मैंने बताया था अभी कि इसका जो प्रिंट है हमारा फॉर्म फिल वाला, उसको भी आप साथ में जरूर लेकर के जाएं, चाहे वर्क ना हो उसका, लेकिन साथ में ले जाना जरूरी होता है। किस तरीके से काउंसलिंग वगैरह? हाँ, इसकी काउंसलिंग होती है सबसे पहले, और काउंसलिंग जो है जाकर के लखनऊ में होती है। तो आपको जो है वहाँ पे ग्रेडेशन नंबर होता है, या आपको जो मेरिट लिस्ट मान लो कि आप जो है किस नंबर पे हो, आपकी रैंक क्या है, रैंक वाइज जो है आपकी काउंसलिंग होनी है। उसके बाद में आपको जो है जिले चुनने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी, फर्स्ट रैंक के हिसाब से जो आपने फर्स्ट जिला चुना है वही मिल जाएगा। जैसे मेरी रैंक अच्छी थी तो मैंने 75 जिले चुनवाए थे हमसे, तो जो मेरी पहली चॉइस थी, पहली चॉइस मेरे को मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको इसमें भी मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग वगैरह हुई थी आपकी? हाँ, हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 महीने की होती है, और इसकी जो ट्रेनिंग है वो 2 से 3 महीने की होती है, क्योंकि इसके अंदर वर्क जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो छुट्टी वगैरह का क्या है? थोड़ा छुट्टी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप जब चाहें छुट्टी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन की, 15 दिन की भी आप छुट्टी ले सकते हैं। तो एक चीज और बता दो लास्ट में, एक सवाल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय ग्रुप डी की वैकेंसी भी चल रही है और वैकेंसी भी चल रही है, तो काफी जगह जो है ना, बहुत सारे बच्चों का ऐसा जगह हुआ है कि ग्रुप डी का भी सब कुछ हो गया है, ठीक है, हमारे जैसा ही हुआ है, जैसा हमारी 2 जगह हुआ था सिलेक्शन। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही आज के टाइम में वो है कि ग्रुप डी हो गया, असिस्टेंट बोइंग टेक्नीशियन हो गया, किसी का लेखपाल में भी चांस है, किसी का SSC GD में हो गया, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, या खासकर ग्रुप डी और इसके बारे में, तो आप कौन सी जॉब करें? इसके मामले में जो है कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है बंदे को कि यार मैं ये करूँ या ये करूँ, ये केंद्र की जॉब है, ये राज्य की जॉब है। जैसे ग्रुप डी ले लें आप, और आपका एक ये हो गया, तो इसके अंदर 2 चीजें हैं।
एक चीज होती है आपको पैसा देखना है या आराम देखना है। उस चीज को आप सोचेंगे। अगर आपको आराम देखना है तो आप जो है राज्य वाली जॉब की तरफ को जाएं, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आपको पैसा थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपका ओनली सैलरी होती है, बाकी टीए वगैरह कुछ बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी वगैरह आपकी नहीं होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा सैलरी ऐड हो जाती है जो आपका ग्रुप डी वगैरह है। और इसमें आपको फ्री टाइम है, आगे के लिए तैयारी अगर आप करना चाहें तो आगे तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का खाली टाइम मिल जाएगा। किसी ने टेक्निकल कोर्स इससे ऊपर कर रखा है, जैसे पॉलिटेक्निक किसी ने कर रखा है, तो वो 99% वरीयता जो है इस जॉब को है, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रमोशन ही जो है वो जेई के लिए होगा। और जेई पे प्रमोशन होने के बाद में कम से कम 4200 से 4800 ग्रेड पे की जॉब उसकी हो जाएगी। प्रमोशन लगभग कितने टाइम में हो जाएगा? प्रमोशन मिनिमम 3 साल से पहले तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर, लेकिन 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल तक इसमें प्रमोशन हो ही जाता है। यामीन भाई का इंटरव्यू लिया। हाँ, यामीन भाई के लिए मैंने स्पेशल कहा है। उनका क्या है कि उनका ग्रुप डी में हो गया है। जी। उनका ज्वाइन लेटर आने वाला, उधर उनका हो चुका है इसमें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, और उनके पास पॉलिटेक्निक भी है। तो मैं उनसे कहा भी था कि आप जो है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाले को वरीयता दो। वो वीडियो मैंने देखी थी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी ने टेक्निकल कोर्स ऊपर इससे कर रखा है तो वो इसको वरीयता दे। तो बताऊँ बस थोड़ी सी एक जो है स्टोरी कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, और क्या है कि सब कुछ हमारा पुलिस में साथ हुआ, इनका पीएससी में हुआ, मेरा जो है सिविल में हुआ, ठीक है, और मेडिकल एक साथ हुआ, सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी पुलिस की। उसके बाद में इनका हुआ था ट्वेल ऑपरेटर में, मेरा हुआ था वन विभाग में, फॉरेस्ट गार्ड में। तो भाई ने काफ़ी कहा कि जो है फॉरेस्ट गार्ड में आप चले जाओ। मैंने कहा था, मैंने नहीं सुना, मैं सिविल में चला गया और आज मैं सिविल की जॉब भी कर रहा हूँ, मगर इन्होंने पीएससी की छोड़ दी। ये गए नहीं ट्रेनिंग पे। उसके बाद में असिस्टेंट बोरिंग, हालांकि आपने वेट किया था, 1-1.5 साल वेट किया होगा लॉकडाउन के बाद में आपका। लगभग मैंने 7 महीने वेट किया था। हाँ, मगर ये है कि उन्होंने वो जो है पीएससी वाली करनी पसंद नहीं। ये हालांकि अपनी चॉइस होती है। देखिए मेरी क्या पसंद है, दूसरे बंदे की क्या पसंद है। अभी किसी की एक जॉब के लिए आदमी तरस रहा होता है और उस कुछ दिनों बाद उसकी 2-2, 3-3 जॉब लगती है, तो उस कंडीशन में वो उन लोगों से संपर्क करे, अपने टीचर हैं, अपने माता पिता है, अपने भाई बहन है, या जो जॉब कर रहे हैं उनसे पहले डिस्कस कर ले सही से कि इस जॉब में क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने घंटे में पढ़ सकता हूँ, आगे का आपका क्या टारगेट है। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करोगे कुछ तो आपको समय चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप ऐसी जॉब करो जिसमें आप आगे पढ़ पाओ, समय मिल पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज देख करके आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये समय हर किसी के साथ नहीं आता। 2-2 जॉब का। इकरार भाई के पास आए और आज इंटरव्यू लिया, सारी चीज उन्होंने बताई है, तो जो है इकरार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इकरार भाई, अगर कोई और दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भाई। हाँ सही बात है, आप कमेंट करना, ये इस वीडियो के कमेंट ये देखेंगे, आपको जो भी सवाल होगा आप कमेंट करके पूछना, ये उनके आंसर ये खुद देंगे। और अगर कुछ और होगा वीडियो बनाने के लिए तो मैं जो है और भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपकी डिमांड पे मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय।